हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने सोलर एनर्जी कंप्लीट कर लिया था एंड विंड एनर्जी को स्टार्ट कर लिया था। एंड विंड एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रैक्टिकल डिवाइस जो विंड एनर्जी को यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आपको समझ ही आ गया होगा कि कौन सा डिवाइस है जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करता है। वो डिवाइस है विंड मिल। सो आज की क्लास में हम विंड मिल के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिकल डिवाइस मेकिंग यूज ऑफ विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी का यूज करके हम एक डिवाइस बनाएंगे एंड वो डिवाइस क्या है? विंड मिल है। ओके, सो विंड मिल को पढ़ते हैं। A windmill is a machine which works with the energy of blowing air or wind. Windmill एक मशीन है जो तब काम करती है जब बहुत तेजी से हवा चल रही होती है, जिसे हम विंड कहते हैं। It consists of large blade to catch the wind. जैसे कि आपका सीलिंग फैन होता है, तो जो फैन होता है उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। ब्लेड्स मतलब ये फैन की ये वाले पार्ट। ऐसे ही विंडमिल अगर किसी ने रियल में देखा होगा तो उसमें भी ऐसे बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं। ये ब्लेड्स क्या करते हैं? जब एयर आती है, ओके, एयर इन पे स्ट्राइक होती है तो ये स्टार्ट कर देते हैं रोटेट करना। सो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज ब्लेड्स। इनकी ये जो ब्लेड्स होते हैं, इनको ब्लेड्स बोला जाता है, ब्लेड्स। ठीक है, ये कंसिस्ट करते हैं ब्लेड्स के, जो विंड को कैच करता है। एंड जब विंड इन ब्लेड से टकराती है तो ये ब्लेड्स रोटेट होना शुरू कर जाते हैं। द मोशन कैन देन बी पास्ड ऑन अदर कनेक्टेड पार्ट एंड इज यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। अब ये जो मोशन हो रहा है, ब्लेड्स के घूमने का जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम क्या कर लेते हैं, किसी और पार्ट से कनेक्ट कर देते हैं एंड देन इसकी हेल्प से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। आगे चलते हैं। अब ये बेसिक था विंड मिल का। अ विंड मिल कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ बिग प्लेट्स, ठीक है, जिन्हें वेन्स भी कहा जाता है, कैप्चर केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये जो बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं ये केपेबल होते हैं रोटेट करने के अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये हमारे सीलिंग फैन की तरह ऐसे नहीं होते हैं, ऊपर से नीचे की साइड नहीं होते हैं, ऐसे रोटेशन नहीं होता इनका। ये इस तरीके से होते हैं और इनका रोटेशन इस तरीके से होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और इन बड़े बड़े ब्लेड्स को वेन्स भी कहा जाता है। सिस्टम ऑफ वेन्स इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ हाई टावर। ये जो ब्लेड्स है इनको किसी बड़े से टावर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। बड़े से टावर से क्यों कनेक्ट किया जाता है? ताकि ये जब थोड़े हाइट में जाए एंड ऊपर की साइड जो हवा होती है वो थोड़ी तेज चलती है, इसीलिए। द सिस्टम ऑफ ब्लेड इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द रॉड कॉल्ड शाफ्ट। तो जो ये ब्लेड होता है, अगर इस विंड मिल के अंदर देखा जाए तो ये जो ब्लेड्स होते हैं ये शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। अगर किसी ने कार के इंजन को देखा होगा तो कार का जो इंजन होता है उसमें भी शाफ्ट्स लगे होते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस होता है जिसे शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट। तो ये जो ब्लेड्स होते हैं इनका एक एंड जो होता है वो शाफ्ट से कनेक्ट होता है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कार्स में भी शाफ्ट्स लगे होते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, शाफ्ट की हेल्प से ही एनर्जी का जनरेशन होता है। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ पंप रोड इन केस ऑफ वाटर पंप। ठीक है, जो दूसरा एंड होता है शाफ्ट का वो एक पंप से जुड़ा होता है ताकि वाटर को पंप कर सके। This end is bent in form of inverted V shape and is connected to the free and pump rod of the water pump. तो जो ये एंड होता है जिससे शाफ्ट पंप रोड से कनेक्ट होता है वो थोड़ा वी शेप का होता है। यहाँ पर हम विंड मिल के अंदर की कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ रहे हैं। ओके, तो ये अच्छा रहेगा कि आप लोगों को पता हो
इसका वैसे इतना प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि विंडमिल कैसे वर्क करता है। तो ऐसे एक वी शेप्ड ट्यूब होती है, उसके साथ जुड़ा होता है वाटर पंप। जब विंड ब्लो होती है तो ब्लेड्स ऑफ विंडमिल क्या कर रहे होते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं। एंड रोटेट करने से क्या होता है? द शाफ्ट टर्निंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेटर रोटेट द क्रैंक द रोटेट्स द ब्लेड ऑफ द विंडमिल। तो जो शाफ्ट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, रोटेशन के नीचे की साइड जो शाफ्ट लगा होता है वो चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से विंडमिल भी क्या होता है? चलना शुरू हो जाता है। द शाफ्ट टर्निंग अबाउट इट एक्सिस रोटेट द क्रैंक। तो जो शाफ्ट चलने लग जाता है उसकी वजह से क्रैंक क्या होने लग जाता है? डिवाइस होता है वो भी रोटेट करना शुरू हो जाता है। The rotation of crank moves the pistol of rod of water, pump up and down and draw the water from the well. तो ये जो क्रैंक होता है जैसे जैसे चल रहा होता है वो क्या कर रहा होता है? नीचे रखे हुए कुएं में अगर कोई पानी है तो उसको क्या हो रहा होता है? ऊपर और नीचे लेके जा रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पंप होना शुरू हो जाता है। ये विंडमिल का एक डायग्राम है, ये उसके ब्लेड्स हैं, ठीक है? ये क्रैंक रॉड या शाफ्ट रॉड है, ये एक्सेल है, ये पॉइंट एक्सेल कहलाता है। तो जैसे ही हवा आती है विंडमिल रोटेट करने लग जाता है, एंड विंडमिल बिकॉज रोटेट करने लग जाता है तो ये जो क्रैंक रॉड या शाफ्ट है ये ऊपर नीचे होने लग जाती है। एंड बिकॉज ये ऊपर नीचे होने लग जाती है तो विंडमिल जहां पर भी कनेक्टेड होता है उसके नीचे जो भी पानी होता है उसको वो पंप करना शुरू कर देता है। तो इस डायग्राम से हमें अभी तक जितने भी डिस्कशन किया है वो क्लियर हो गया होगा। विंडमिल टू ऑपरेट फ्लोर मिल, ठीक है? फ्लावर मिल क्या होता है? फ्लावर मिल मतलब आटा, ठीक है? तो जो फ्लावर मिल होती है जहां पर गेहूं से आटा बनाया जाता है, विंडमिल वहां भी ऑपरेट किया जाता है। पानी निकालने में जैसे ऑपरेट किया जाता है, ऐसी विंडमिल का इस्तेमाल अ, गेहूं को कूटकर आटा बनाने में भी इस्तेमाल होता है। कैसे? अब उसके बारे में समझते हैं। It is similar to one used to grind grain by suitable arrangement of toothed wheel and shaft। अगर हम shaft and toothed wheel को अरेंज करें अच्छी तरीके से तो विंड मिल डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है चक्की में। ओके, द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ toothed wheel। Grind arrangement of the floor mill has a fixed milestone A and another heavy milestone, ये माइलस्टोन होना चाहिए, माइलस्टोन बी, ठीक है? तो अगर शाफ्ट के साथ एक टूथ विल लगा दिया जाए एंड जो टूथ विल है वो शाफ्ट के दूसरे एंड में कनेक्ट कर दिया जाए तो जो ग्राइंड का काम करना है, गेहूं को ग्राइंड करने का काम है, वो बड़े बड़े स्टोन से किया जा सकता है। ओके, डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि स्टोन ए कौन सा है एंड स्टोन बी कौन सा है। आगे चलते हैं, मैं इसका पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है? हवा आई, ये हमारा शाफ्ट रॉड था, ये हमारा टूथेड व्हील है, उसको किसी दूसरे व्हील W2 से जोड़ा एंड ये W2 व्हील जब घूम रहा होगा तो उसकी वजह से अगर हम गेहूं यहाँ पर डालेंगे तो हमें आटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है विंड मिल का कि विंड मिल से हम तो एक पानी पंप का काम कर सकते हैं एंड उसके साथ आटा बनाने का भी काम कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। एयर आई, ब्लेड्स रोटेट हुए, उसकी वजह से शाफ्ट रोटेट हुई, ये शाफ्ट है हमारी, एंड देन शाफ्ट रोटेट हो रही है तो हमने शाफ्ट को एक टूथेड व्हील से कनेक्ट कर दिया। टूथेड व्हील रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से ये सेकंड W2 व्हील रोटेट करने लग जाती है एंड बिकॉज ये व्हील रोटेट करना शुरू कर देती है तो ग्रेन जो यहाँ पर हम पोर कर रहे हैं वो क्या होने लगा? रोटेट होने की वजह से फ्लावर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और ये जो मैंने दो स्टोन्स के बारे में बताया था, स्टोन ए एंड स्टोन बी, ये वो है। एक रोटेटिंग स्टोन होता है और एक फिक्स्ड स्टोन होता है। फिक्स्ड स्टोन रुका रहता है, रोटेटिंग स्टोन घूम रहा होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से गेहूं पिस के आटा बनने लग जाता है। तो ये विंड मिल का डिजाइन है फ्लोर मिल बनाने में। ओके, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं अब इसके बारे में।
बी इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग बाय शाफ्ट W2 टूथेड व्हील था ऊपर वाला, ठीक है, एंड W1 टूथेड व्हील था परपेंडिकुलर वाला. The wheel W1 is coupled with wheel W2. W1 wheel and W2 wheel एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस तरीके से कि जब W1 wheel ऐसे रोटेट करेगा तो W2 wheel ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा. W1 wheel अगर हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रहा है तो W2 wheel वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करना शुरू हो जाएगा. ओके. एंड W1 मिल क्यों रोटेट हो रहा है? W1 मिल इसलिए रोटेट हो रहा है क्योंकि वो शाफ्ट से कनेक्टेड है विंड मिल के ब्लेड के साथ. मैंने अभी आपको ये डायग्राम दिखाया. ओके. ये हमारे ब्लेड्स हैं. ये एक बहुत बड़ा सा पोल है हाइट देने के लिए विंड मिल को. ये हमारा शाफ्ट है. ये हमारा टूथेड व्हील W1 है. ओके. और ये हमारा टूथेड व्हील W2 है. सो वर्किंग हमें समझ में आ गई है. विंड ब्लो हुई, ब्लेड्स रोटेट हुए. ब्लेड्स रोटेट होने की वजह से ये शाफ्ट इस डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो गया. बिकॉज शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो उसके साथ जो हमने टूथेड व्हील लगाया है वो भी रोटेट होना शुरू हो गया. एंड टूथेड व्हील जैसे ही रोटेट होना शुरू हुआ उसकी वजह से, बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड है, W2 मिल व्हील भी रोटेट होना शुरू हो गया. W2 व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है एंड इसके रोटेशन की वजह से रोटेटिंग स्टोन भी रोटेट होने लग जा रहा है एंड फिक्स्ड स्टोन रुका हुआ है. ग्रेन्स हम यहाँ पर पोर कर रहे हैं तो जैसे जैसे ग्रेन्स को हम पोर करते जाएंगे फ्लोर बनता जाएगा, फ्लावर बनता जाएगा. ऐसा सिमिलर एक्शन आपने अपने अगर घरों में देखा होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं, उसको हम हाथ से घुमाते हैं. ठीक है ना, दो स्टोन्स लगे रहते हैं, एक फिक्स्ड एक रोटेटिंग. एंड जो रोटेटिंग स्टोन होता है उसको हम हाथ से घुमा रहे होते हैं तो भी फ्लावर बन रहा होता है. बट अगर बड़े पैमाने में करना है होता है तो हम विंड मिल जैसा डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. तो विंड मिल फ्लावर मिल में कैसे कन्वर्ट हो गया आपको ये क्लियर हो गया होगा. ऐसे ही विंड मिल को हमने देखा कि वेल से पानी निकालने में कैसे यूज किया जाता है. अब हम आगे चलते हैं. अब विंड मिल का तीसरा एप्लीकेशन है विंड जनरेटर. ओके. विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले डिवाइस को विंड जनरेटर कहते हैं. तो विंड एनर्जी से हमने एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट किया विंड मिल. विंड मिल अभी हमने दो एप्लीकेशन पढ़ लिए इसके. एक तो वाटर पंप का, एक फ्लावर मिल का. एंड थर्ड एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज विंड जनरेटर. तो अभी तक हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, फ्लावर वाटर पंप, फ्लावर मिल. अब विंड जनरेटर को पढ़ते हैं. विंड जनरेटर क्या होता है? अ मॉडरेट जनरेटर विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो यूज्ड होता है जनरेट करने के लिए क्या? इलेक्ट्रिसिटी को, उसको विंड जनरेटर कहते हैं. एंड कैसे जनरेट करना? विंड की हेल्प से, बाय यूजिंग विंड एनर्जी. ठीक है, इज कॉल्ड विंड जनरेटर. एक छोटा सा जनरेटर, एक मॉडरेट जनरेटर जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी की हेल्प से, उसको विंड जनरेटर कहते हैं. When the fast moving wind strikes the blade of wind turbine, the wind turbine start rotating continuously. जो हमारे विंड ब्लेड थे उसी को ही हम विंड टर्बाइन कह रहे हैं. ओके. जब कोई तेज हवा विंड टर्बाइन या विंड ब्लेड से टकराती है तो विंड टर्बाइन क्या होता है? रोटेट करना शुरू कर देता है. The coil of small electric generator is attached to the staff of the wind turbine. विंड टर्बाइन का जो स्टाफ होता है, वो जो रॉड, पतली सी रॉड, उसके साथ हम एक स्मॉल इलेक्ट्रिक कॉइल, इलेक्ट्रिक जनरेटर कॉइल को हम क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं. क्यों अटैच करते हैं अभी देखते हैं हम. So when the wind start rotating
एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब विंड स्टार्ट होती है टरबाइन रोटेट करने लग जाता है, एंड बिकॉज रोटेट करने लग जाता है विंड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड वही एनर्जी का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय अ सिंगल विंड टरबाइन इज क्वाइट स्मॉल। जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है एक सिंगल विंड टरबाइन से वो काफी छोटा होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। उसकी वजह से ज्यादा घरों को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम बहुत सारे बड़े बड़े विंड टरबाइन लगा देते हैं बहुत बड़े एरिया में। सो इन ऑर्डर टू जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ विंड टर्बाइन्स आर इरेक्टेड ओवर अ बिग एरिया ऑफ लैंड। हम लैंड का बहुत बड़ा एरिया लेते हैं एंड वहां पर हम बहुत सारे विंड टर्बाइन्स को लगा देते हैं ताकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। ठीक है। जैसे कि जर्मनी जैसी कंट्री होती है, उनके जो सी शोर होते हैं, समुद्र का किनारा होता है, वहां पर बहुत तेज हवाएं चलती है। वहां पर करंट्स ही ऐसी बनती है कि बहुत तेज हवाएं वहां पर कंटिन्यूअसली चल रही होती है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, उस एरिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में विंड टर्बाइन्स लगा दिए, एंड जर्मनी जैसी कंट्री की जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है वो ज्यादातर विंड टर्बाइन जैसी डिवाइसेस की वजह से ही हो पाती है। बिकॉज वैसी कंट्रीज में कोयल नहीं उतना प्रेजेंट होता है। हमारे इंडिया में कोयल की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो हम ज्यादातर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता है वो कोयल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से हमें मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सच अ सेटअप ऑफ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइन वर्किंग एट अ प्लेस टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड विंड एनर्जी फार्म। ठीक है। वो बड़ा सा एरिया जिसपे हम बहुत सारे विंड टर्बाइन लगा देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, तो ऐसे एरिया को कहा जाता है विंड फार्म या विंड एनर्जी फार्म। शॉर्ट में विंड फार्म बोलते हैं, विंड फार्म। तो एक बहुत बड़ा सा एरिया जिसमें हमने बहुत सारे विंड टर्बाइन्स को हमने सेटअप कर दिया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो ऐसे बड़े से एरिया को विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। विंड एनर्जी फार्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विंड एनर्जी का हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इसलिए उसको विंड एनर्जी फार्म कहा जाता है। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया होगा विंड एनर्जी फार्म क्या होता है। आगे चलते हैं। ये एक डायग्राम है, ओके, जो विंड टरबाइन को दिखा रहा है कि क्या होता है। तो ये विंड टरबाइन के ब्लेड्स है जिसे हम विंड टरबाइन ही बोल रहे हैं। एक बहुत लंबा सा पोल होता है जिसके साथ ये जुड़ा होता है, ये उसका शाफ्ट है। ओके। एंड जब विंड आती है, विंड पोजेस करती है काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज विंड आ रही होती है तो शाफ्ट क्या विंड टरबाइंस रोटेट होना स्टार्ट कर जाते हैं, एंड जिस डायरेक्शन में विंड टरबाइन रोटेट हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में शाफ्ट भी रोटेट होना शुरू हो जाता है। शाफ्ट के साथ हम एक जनरेटर लगा देते हैं एंड बहुत सारे कॉइल्स को हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, छोटा सा जनरेटर लगाते हैं, एंड यही जनरेटर में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है, एंड वायर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं एंड दूसरों के घरों में भेज देते हैं ताकि उसको कंज्यूम किया जा सके। तो ये विंड टरबाइन का डायग्राम है। ओके, आई होप आपको इस डायग्राम से सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई होगी। ओके, ब्लेड्स को ही विंड टरबाइन कह रहे हैं, एंड देन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, शाफ्ट के साथ एक छोटा सा जनरेटर जुड़ा हुआ है, एंड सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी इसी जनरेटर में प्रोड्यूस हो रही होती है। ओके, क्योंकि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किसी चीज का रोटेट होना बहुत जरूरी होता है, एंड यहाँ पर ये जो टरबाइन्स है वो रोटेट हो रही है। बट ये क्योंकि हम छोटा ही जनरेटर फिट कर पाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जो इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है वो छोटी प्रोड्यूस हो रही होती है,
इसीलिए एयर से जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है, हमें बहुत बड़े अमाउंट में ये जो विंड टर्बाइन्स हैं, वो लगाने पड़ जाते हैं, कि इसलिए हमने अभी वर्ड समझा विंड एनर्जी फार्म। बहुत सारे हमें लगाने पड़ जाते हैं एक एरिया में, ताकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी मिल सके। आगे चलते हैं। तो विंड टरबाइन के साथ हमारा विंड एनर्जी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हमने एनर्जी पार्ट कंप्लीट कर दिया है, सोलर एनर्जी पार्ट कंप्लीट कर दिया है, विंड एनर्जी पार्ट कंप्लीट कर दिया है। सोलर एनर्जी पार्ट में हमने सोलर कुकर को बहुत डीपली डिस्कस किया था। विंड एनर्जी में हमने विंड मिल को डीपली डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टाइप की हम एनर्जी पे आ जाते हैं, विच इज हाइड्रो एनर्जी। कि कौन सी एनर्जी है? हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं वाटर एसोसिएटेड है। तो वाटर से बनने वाली एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है। आप जानते हैं कि नदियों में, समुद्र में जो पानी होता है वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा होता है। एंड अगर कोई भी चीज कंटिन्यूअसली चल रही होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि एयर के पास थी, विंड के पास थी। तो विंड मिल एक ऐसा डिवाइस था जो एयर की काइनेटिक एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था, या फिर फ्लावर मिल की तरह काम कर रहा था, या फिर वेल से वाटर पंप का काम कर रहा था। ओके, तो एयर की एनर्जी को हमने कहीं और यूज में लगा दिया, तो वो विंड मिल का काम था। अब हाइड्रो एनर्जी में हम पढ़ेंगे कि वाटर के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूज करने के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस बना रहे हैं और कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो हाइड्रो एनर्जी, फ्लोइंग वाटर हैविंग अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। कैन बी यूटिलाइज्ड एज हाइड्रो एनर्जी, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे? एज हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड बाय स्टोरिंग वाटर इन हाई एल्टीट्यूड डैम। ओके, बहुत सा बड़े बड़े हम डैम बना देते हैं। डैम का काम क्या होता है? पानी को रोक के रखना। तो हमने एक तरीके से क्या कर दिया, सारी की सारी हाइड्रो एनर्जी है उसको स्टोर कर दिया। एंड जैसे ही हम डैम्स को ऑन करते हैं, बहुत सारा अमाउंट में पानी क्या होने लग जाता है? फ्लो करने लग जाता है। एंड यही वाटर की फ्लो से हम क्या करते हैं? एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही लाइन लिखी गई है कि हाइड्रो एनर्जी को हम स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ऊंचाई पे बने डैम में। ओके, एंड बिकॉज जो वाटर साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चल रही होती है, तो इसीलिए जो वाटर होता है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि एयर की कंटिन्यूअस मोशन के लिए सोलर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल थी, कि सन जहां पर पड़ रहा होता है वहां की एयर वार्म होती है, जहां पर नहीं पड़ रहा होता है वहां की एयर कोल्ड होती है। एंड हॉट एयर कोल्ड की ओर भागती है, एंड कोल्ड एयर हॉट की तरफ भागती है, तो एक साइकिल बन जाती है जिसकी वजह से एयर जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा होता है। सिमिलरली वाटर के भी कंटिन्यूअस फ्लो के लिए सोलर एनर्जी की ही जरूरत होती है, क्योंकि हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। वाटर इवोपरेट होता है सन की वजह से, देन कंडेंसिएट होता है, बारिश की फॉर्म में अर्थ पे गिरता है, एंड वही बारिश का पानी रिवर में जाता है। रिवर में जाता है तो रिवर क्या होने लग जाता है? फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो सोलर एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है हाइड्रो एनर्जी के लिए। सो सोलर एनर्जी इज द सोर्स ऑफ हाइड्रो एनर्जी। Hydro energy is used to grind crops, to irrigate fields, and to transport logs of wood from remote area. हाइड्रो एनर्जी का यूज होता है क्रॉप्स के लिए, फील्ड को वो करने के लिए, फील्ड्स में पानी डालने के लिए। बहुत बड़े बड़े जो सामान होते हैं, वुड होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे भेजा जाता है? पानी की हेल्प से, शिप की हेल्प से। ओके, तो हाइड्रो एनर्जी का बहुत सारी जगह पे यूज होता है।
जो एनर्जी ट्रैप्ड होती है फ्लोइंग वाटर में, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर में, उसका हम ह्यूमंस यूज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को, जो बहुत सारे ही पावर स्टेशन को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? डैम्स बनाकर। डैम्स आर नीडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं ताकि हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी का यूज कर सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट थ्रू पाइप्स एंड मेड टू रन ओवर ब्लेड ओवर ह्यूज टर्बाइन एट दी बॉटम्स। ओके, जैसे कि मैंने बताया, जो जनरेटर होता है, जनरेटर कब वर्क करेगा? जब कोई ना कोई चीज रोटेट करनी हो। तो जनरेटर के लिए एक एप्लीकेशन है कि कोई ना कोई चीज रोटेट करनी हो चाहिए, तो हम क्या करते हैं? बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ओके, हमने एक बहुत बड़ा सा डैम बना दिया। ओके, डैम में से हम क्या करते हैं? होल्स बना देते हैं एंड वाटर को यहां से फ्लो करवाते हैं। बिकॉज डैम्स जो होते हैं बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, तो जब वाटर फ्लो करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी से जमीन पे गिर रहा होता है। ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी से वो जमीन पे गिर रहा होता है। एंड यही फ्लोइंग वाटर के नीचे हम एक जनरेटर फिक्स कर देते हैं। ओके, जनरेटर फिक्स कर देते हैं। एंड इस जनरेटर में क्या होता है? यहाँ पर भी टरबाइंस लगे होते हैं एंड वाटर गिर रहा होता है, तो टरबाइंस क्या होने लग जाते हैं? घूमने लग जाते हैं। टरबाइंस घूमने लग जाते हैं तो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देता है। तो ऐसे हम डैम्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, एक हाइट से हम गिराते हैं थ्रू अ पाइप। ये जो बड़े बड़े होल्स है, इसको ही पाइप बोला गया है। एंड मेड टू रन ओवर द ब्लेड्स ऑफ ह्यूज टर्बाइन एट द बॉटम। नीचे की साइड जो बहुत बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं, उस पे हम उस पानी को गिराते हैं, जिसकी वजह से ब्लेड्स क्या होती है टर्बाइन की? वो रोटेट करना शुरू कर जाती है। दिस मूव द टर्बाइन with the turn rotate the coil of an electrical generator to produce power और electricity। तो क्या होता है? टरबाइन रोटेट कर रही है एंड जनरेटर को काम करने के लिए किसी चीज के रोटेशन की ही जरूरत होती है। तो जैसे ही ब्लेड्स रोटेट करने लगी, जनरेटर ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया। आज की क्लास में हमने विंड मिल के बारे में पढ़ा। हमने विंड मिल के 3 एप्लीकेशन के बारे में पढ़े कि वो वाटर पंप की तरह कैसे यूज होता है, वो फ्लावर मिल्स की तरह कैसे यूज होता है, एंड विंड टर्बाइन्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एंड हाइड्रो एनर्जी को स्टार्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्लास में हाइड्रो एनर्जी को ही हम कंटिन्यू करेंगे एंड इसके बारे में हम फर्दर जानेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू।